बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम गाइड एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 40 रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी का हम पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम जो है वो रेस्पिरेटरी यूनिट, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन कैपेसिटी वगैरह को डिस्कस करेंगे। ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपायरेटरी एयर इज इक्वल टू एल्व्यूलर एयर प्लस आपके पास जो दूसरे नंबर पर आता है डेड स्पेस एयर। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी कि एक्सपायरेटरी एयर इज इक्वल टू एल्व्यूलर एयर प्लस डेड स्पेस एयर। ये किस तरह है कि सबसे पहले जो एक्सपायरेटरी एयर होती है उसमें क्या आती है, आपके पास डेड स्पेस एयर आती है। ठीक है, सबसे पहले ये रिलीज होगी। ठीक है, पहले स्टेप में आपके पास डेड स्पेस एयर आएगी, उसके बाद आपके पास दूसरे स्टेप में इनका मिक्सचर आएगा एल्व्यूलर एयर और डेड स्पेस एयर का, और तीसरे नंबर पे फाइनली जो आपके पास पीछे रह जाएगी वो है एल्व्यूलर एयर। क्योंकि एल्व्यूलर एयर मोस्टली जो है वो एक्सपायर नहीं होती, तो इसलिए वो जो है वो पीछे रह जाएगी आपके पास। इसलिए आप एल्व्यूलर एयर को जो है वो इस मेथड के जरिए जो है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद एल्व्यूलर एयर अंदर रह जाती है, तो आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम रेस्पिरेटरी यूनिट और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करेंगे। ओके, अब आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी यूनिट क्या होता है। रेस्पिरेटरी यूनिट को आप रेस्पिरेटरी लोब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि आपके पास जितने भी रेस्पिरेटरी जोन आता है ना, वो इसमें आता है। रेस्पिरेटरी जोन में आपके पास क्या क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल आते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल से पहले तक होता है, मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में शामिल होते हैं। तो रेस्पिरेटरी जोन जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में नहीं आता है। आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। एल्व्यूलाई आते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स आती हैं, सैक्स आते हैं। ठीक है, और आपने याद रखना है कि जो एक लंग्स होता है, एक लंग के अंदर जो है आपके पास कितने एल्व्यूलाई होते हैं, दो लंग्स को अगर मिलाएं आप तो उन दोनों के अंदर जो है वो 3 मिलियन बनते हैं, 300 मिलियन। और अगर आप एक को मिलाएं तो उसमें 150 मिलियन बनते हैं आपके पास क्या, एल्व्यूलाई। और एक एल्व्यूलाई का जो डायमीटर होता है वो आपने याद रखना कितना होता है, 0.2 होता है। ठीक है, 0.2 मिलीमीटर। अब ये जो एल्व्यूलाई हैं इनके दरमियान, दो एल्व्यूलस के दरमियान जो है वो क्या होती है आपके पास, ये जो है सॉलिड नेटवर्क होता है कैपिलरीज का, कैपिलरीज होती हैं दरमियान में। ठीक है, अब ये जो कैपिलरीज होती हैं ये एल्व्यूलाई के साथ बहुत रिलेटेड है, क्योंकि एल्व्यूलर वॉल जो होती हैं बहुत थिन होती हैं और जो गैस एक्सचेंज हो रही होती है, जैसे देखें एल्व्यूलर्स के अंदर जो है एयर है और जो कैपिलरीज है उसके अंदर ब्लड है। तो एल्व्यूलाई और कैपिलरीज के दरमियान एयर और ब्लड के दरमियान जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, और जो है वो कहते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज इसी जरिए से होता है। ठीक है, और वो कहते हैं मोस्टली जो गैस एक्सचेंज जो होती है ना एल्व्यूलर एयर और पुल्मोनरी ब्लड में, वो होती है टर्मिनल पोर्शन ऑफ द लंग्स से। ठीक है, जो मेम्ब्रेन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है ना उससे होती है, और इसको आप क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन नाम देते हैं। ठीक है, या आप इसको पुल्मोनरी मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पार्ट्स के आपके पास कौन कौन से होते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के पार्ट्स कौन से। ओके, अब हम देखते हैं कि एल्व्यूलस से जो कैपिलरी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह का, एयर गैसेस का। तो सबसे पहले एल्व्यूलस आएगा। ठीक है, एल्व्यूलस के साथ जो है उसकी कौन सी आएगी, ये वाली जो आएगी वो उसकी आएगी एल्व्यूलर एपिथेलियम, जिसके अंदर सरफेक्टेंट और फ्लूइड होगा। ठीक है, सरफेक्टेंट जो है वो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को, इसलिए जो है वो प्रेजेंट होता है सरफेक्टेंट लेयर। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास दूसरी वाली जो लेयर आती है, ये दूसरी वाली, इसको आप कहेंगे एल्व्यूलर एपिथेलियम। ठीक है, इसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं। उसके बाद आपके पास जो आती है तीसरे नंबर वाली, इसको आपने याद रखना है, ये एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स लाई कर रहे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आ जाती है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस के बाद आपके पास जो आती है वो है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कैपिलरी सेल्स जो हैं वो लाया कर रहे होंगे, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद आपके पास जो आती है लेयर उसको आप कहते हैं कैपिलरी एंडोथेलियम, क्योंकि अब आप कैपिलरीज में एंटर हो जाएंगे। यहाँ कैपिलरीज पड़ी हुई हैं और ये जो कैपिलरी की वॉल होगी ये आपके पास क्या आ जाएगी, एंडोथेलियम आ जाएगी। इसको हम जो है वो ब्लैक से डिनोट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि ये भी कैपिलरी की एंडोथेलियम है। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं। अब कैपिलरी को क्रॉस करने के बाद आरबीसीज के अंदर जो है वो एंटर हो जाएंगे और आसानी के साथ जो है वो डिफ्यूजन हो जाएगी एल्वियोलस से लेकर कैपिलरीज, और फिर उसके बाद फिर आरबीसीज में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब आपको पता होना चाहिए टोटल डायामीटर कितना होता है। एक आपने याद रखने की ओवरऑल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होती है इसका डायामीटर होता है 0.2, ठीक है, माइक्रोमीटर होता है। इसका एवरेज थिकनेस जो होती है, इसकी एवरेज थिकनेस होती है माइक्रोमीटर होती है, सबसे लीस्ट होती है। और 0.6 मैक्स कुछ बहुत से लोगों में देखी भी गई, बहुत सी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन 0.6 साइज की भी होती हैं। उसके बाद आपने याद रखने की टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका 70 स्क्वायर, ठीक है, मीटर। इसका ये कितना, ये क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। उसके अलावा आपने याद रखें कि टोटल ब्लड कितना आपकी कैपिलरीज में से फ्लो कर रहा है। कैपिलरीज में से आपने याद रखना है जो ब्लड फ्लो करेगा वो है ये आपके पास 60 से 140 के दरमियान है, 60 से 140 मिलीलीटर के दरमियान होता है, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो डायमीटर होता है एक कैपिलरी का वो 5 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो आपने याद रखना कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कैपिलरी की वॉल्स के साथ जो है वो टच कर रहे होते हैं, मतलब ठीक है, वो ना टच करके जा रहे होते हैं। सपोज ये कैपिलरी है, ऐसे टच करके वो आगे जा रही, तो इसलिए टचिंग की वजह से जो है वो गैस एक्सचेंज जो है वो आसानी के साथ हो जाती है। आपकी कैपिलरीज और आरबीसीज के अंदर गैसेस आसानी से जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको अमाउंट ऑफ प्लाज्मा उसमें से पास करके जो है वो आपको दोबारा रेड ब्लड सेल से निकल के कैपिलरीज वगैरह में एंटर होना पड़े, ठीक है। तो ये आपकी लेयर्स ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिस्कस हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे होते हैं रेस्पिरेटरी। ओके, अब हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो गैस डिफ्यूजन ऑफ दी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है थिकनेस। थिकनेस आपने याद रखनी, जितनी ज़्यादा आपकी मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी ही कम जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगी, ठीक है। जितनी थिकनेस होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिफ्यूजन, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो गुजरने के अब जैसे देखिए एडीमा वगैरह हो जाते हैं, कभी कभी एडीमा के अंदर आपकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है जिसकी वजह से गेट डिफ्यूजन हो ही नहीं पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अब आ जाए सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया आपने याद रखना है, सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन जल्दी होगी। इम्फीसीमा के अंदर जो है वो कहते हैं कि सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है, एल्वियोलाई की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उनकी मेम्ब्रेन्स की, इसलिए सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए जो है वो डिफ्यूजन कम हो जाती है। अब आते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे। जितना ज़्यादा डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉल्युबिलिटी के होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के स्क्वायर रूट के। तो आपने याद रखना मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी और उतनी कम डिफ्यूजन होगी। और हमने कहा डिफ्यूजन कोफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी डिफ्यूजन कोफिशिएंट उतना ज़्यादा होगा। तो आपने याद रखना है डिफ्यूजन उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है, तो ये डिफ्यूज़ भी जल्दी कर जाती है, 20 टाइम्स फास्ट करती देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है।
उसके बाद आ जाते हैं हम पार्शियल प्रेशर पे। तो आपने याद रखना है पार्शियल प्रेशर जो है वो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है कि अगर एक जगह पे पार्शियल प्रेशर कम है, ठीक है, सपोज एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कम है और ब्लड के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो वो लो पार्शियल प्रेशर से हाई से लो की तरफ आने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ रन करेगा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है वो जितना ज़्यादा आपके पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो क्या होगी, डिफ्यूजन होगी, ठीक है। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ये आपके कंप्लीट हो गए फैक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है और डिफरेंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी कैसे आप मुहैया कर सकते हैं। हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को डिफ्यूजन कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे थे। इसमें आपने याद रखना कि डिफ्यूजन कैपेसिटी में क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की एबिलिटी कि वो कितनी जो है वो गैस एक्सचेंज करवा रहा है बिटवीन एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस का एक वॉल्यूम जो डिफ्यूज कर रहा है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ईच मिनट विद अ पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। कितना पार्शियल प्रेशर है, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और पर मिनट कितनी गैस जो है डिफ्यूज कर रही है, इसको आप क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कैपेसिटी कहेंगे। अब डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन आपने याद रखनी है। नॉर्मल केसेस के अंदर डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 21 मिलीमीटर पर मिनट पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। ये आपने याद रखनी पर मिलीलीटर है, ठीक है। तो आपने याद रखनी इतनी होती है। तो मीन प्रेशर कितना होता है, ऑक्सीजन प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, वो प्रेशर डिफरेंस आपके पास कितना आता है, 11 आता है, 11 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन दोनों को 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ, तो ये आपके पास 230 आ जाती है वैल्यू, 230 मिलीलीटर। तो ये है जी ऑक्सीजन की एबिलिटी कि वो कितनी डिफ्यूज़ कर सकती है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से ईच मिनट जब बॉडी रेस्ट पर हो, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इंक्रीज कैपेसिटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज करने की वजह से जो है वो कहते हैं ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। वो कितनी इंक्रीज़ कर जाएगी, वो 21 से कितने पे चली जाएगी, 65 मिलीलीटर पर मिनट पर मर्करी पे चली जाएगी। जब 65 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये 65 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। अब ये इतना ज़्यादा आने की वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि आपकी बहुत सी ऐसी कैपिलरीज होती हैं जो ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। दूसरे नंबर पर जो बढ़ जाती चीज़ वो ये है कि आपकी एल्वियोलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बैलेंसिंग की तरफ आना शुरू होती है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बैलेंसिंग की तरफ आ जाती है। अब हम कहते हैं कि अब जब कहते हैं कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, उससे क्या मुराद है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह होता है, ये आपने याद रखने के एक तो है वेंटिलेशन की वजह से, एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीज करने की वजह से, और दूसरे नंबर पर डिफ्यूजन कैपेसिटी बढ़ने की वजह से जो है वो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है। ये आपके पास कंप्लीट होगी। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी को मुहैया करना ज़रा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, बिकॉज इसके जो होता है ना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस जो होता है वो बहुत कम होता है दो साइड पे। अब एल्वियोलर और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान ऑलमोस्ट पार्शियल प्रेशर सेम होता है, इसलिए जो पार्शियल प्रेशर आता है डिफरेंस पार्शियल प्रेशर डिफरेंस आता है वो लेस देन 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आता है, इसलिए जो है आप फिर मुहैया नहीं कर पाते, और वो कहते हैं इसको मुहैया करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड का 20 टाइम्स होता है ऑक्सीजन के। तो आपने याद रखना डिफ्यूजन कैपेसिटी भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर डिफ्यूजन कैपेसिटी इसकी कितनी थी, 21 थी। उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी आपके पास नॉर्मल कंडीशन में आती है 400 to 450, ठीक है। और जब एक आपके पास एक्सरसाइज की कंडीशन होती है उसके अंदर आपने याद रखनी इसकी कितनी कैपेसिटी आएगी, उसकी आएगी 1200 से 1300 तक। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये आपने याद रखना है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। बाकी जो मेजरमेंट्स वगैरह रह गई और हमारी फिजियोलॉजिकल शंट वगैरह रह गया, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो रह गई, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।